बहुत समय पहले की बात है। शिवा नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी उमा के सिवा उसका कोई नहीं था। आज 5 दिन हो चुके थे। उमा बुखार से तप रही थी और शिवा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। वह दूसरे दिन जल्दी उठकर उमा के पास गया। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उमा को थोड़ा ही बुखार था। इसीलिए शिवा ने अपना जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला गया। नदी पर जाते ही शिवा ने नदी में जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ शिवा का पड़ोसी रंगा भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर आया था। वो नदी के बीचों बीच नाव में चढ़कर जाल डाल रहा था। तभी रंगा को शिवा नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया तो रंगा शिवा से, अरे बाबा, नदी के किनारे खड़े रहकर तो मछली नहीं मिलेगी तुम्हें। आओ नदी के अंदर आ जाओ, तभी अच्छी मछली मिलेगी। नहीं बेटे, मैं नदी के अंदर नहीं आ सकता। ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत है। अगर भगवान चाहे तो मुझे किनारे पर ही बड़ी मछली दे जाएगा। तो फिर बैठे रहो नदी के किनारे, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने। लगता है भगवान आकर ही तुम्हें लाल बड़ी मछली देने वाला है। ऐसा कहकर रंगा मछली पकड़ने लगता है। लाल मछली बड़ी ही नायाब मछली हुआ करती थी। वो मछली अगर किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत तो जैसे चमक ही जाती थी। उस मछली की कीमत बाजार में लाखों में होती है। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नदी में से खुद का जाल निकालने लगा। उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे उसका जाल बहुत ही भारी लगा। लगता है बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। शिवा ने जोर से जाल को ऊपर की ओर खींचा और बाहर निकाला तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि उस जाल में मछलियां ना होकर प्लास्टिक की बोतलें, शूज और नदी में फेंकी हुई चीजें थी। वो देखकर शिवा बहुत उदास हो जाता है। ये देख रंगा शिवा से, अरे बाबा, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ऐसे ही खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जरूर अमीर बन जाओगे। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ना देकर जाल में से सारा कूड़ा निकालकर फिर से नदी में जाल डाल दिया और मन ही मन, हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग हैं जो नदी हमें पानी देती है, जिसे हम माता कहते हैं, उसी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। शिवा ने फिर से नदी में से जाल निकाला तो उसमें छोटी छोटी मछलियां फंसी हुई थी। लगातार मेहनत करने से उसका बूढ़ा शरीर बहुत थक गया था। इसीलिए जो मछलियां फंसी थी उन्हें समेटकर शिवा बाजार में चला जाता है। बाजार जाकर एक जगह पर मछलियां रखकर शिवा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। तभी शिवा खुद से, सोचा था थोड़ा पैसा आ जाएगा तो उमा के लिए थोड़े फल और दवाई लेकर जाऊंगा। शिवा सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और शिवा से, बाबा, ये मछलियाँ कितनी की दी आपने? बेटा, ये मछलियाँ तो वैसे 200 रुपए की है, मगर शाम हो जाने के कारण तुम्हें मैं ये मछलियाँ 150 रुपए में दे दूंगा। 150 बहुत ज्यादा होता है बाबा, मैं तो इन मछलियों के 100 रुपए दूंगा। वैसे भी अब बाजार बंद होने वाला है, अब आपकी ये मछलियाँ कोई खरीदेगा भी नहीं। उसकी बातें सुन शिवा भी क्या करता। उसने सारी छोटी मछलियाँ उसे 100 रुपए में ही दे दी। बाजार भी लगभग बंद हो गया था। शिवा ने अपनी दुकान समेटी और वो बाजार में से घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, इस भिखारी को कोई कुछ दे दो, कृपा करके कुछ दे दो खाने के लिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। बाबा, दया करो मुझ पर। शिवा ने मुड़कर देखा तो एक अंधा भिखारी भूख की वजह से तड़प रहा था। शिवा को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उसे ओढ़ा दी और पासी के ठेले से कुछ फल खरीदकर उस अंधे भिखारी को दे दिए। ये लो, खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना। बाबा, तुमने मुझ जैसे अनजान आदमी पर इतनी दया दिखाई। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम शिवा है और मैं एक मछुआरा हूँ। ऐसा कहकर शिवा अपनी पहचान भिखारी को बताता है। तभी भिखारी अपनी झोली में से कुछ दाने निकालकर शिवा को दे देता है। भिखारी शिवा से, तुमने किसी भी स्वार्थ के बिना मेरी मदद की है, मुझ जैसे भिखारी को खाना दिया है, इसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। ये लो, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये तुम रख लो। सुबह नदी में जाल डालने से पहले इसे पानी में फेंकना और बाद में जाल डालना। भिखारी ने दिए हुए दाने अपने पास रखकर शिवा ने उस भिखारी को चादर अच्छी तरह से उड़ा दी।
घर जाते ही उमा की तबीयत थोड़ी ठीक है देखकर शिवा को अच्छा लगता है। शिवा ने घर के बचे हुए सामान से दाल, चावल और आलू की सब्जी बनाई और उमा को खाना खिलाया। उमा का खाना हो जाने के बाद शिवा ने उसे दवाइयाँ देकर सुला दिया। बाद में खुद के लिए भी बचा हुआ खाना थाली में परोस दिया। वो खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, तभी उसका प्यारा कुत्ता मोती वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आओ मोती, भूख लगी है ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर शिवा मोती के साथ मिल बांटकर खाना खा लेता है। मोती जब भी शिवा के पास आता, शिवा उसे बहुत प्यार से पुचकारता और उसे खाना खाने के लिए देता था। खाना खाकर शिवा भगवान का नाम लेकर सो जाता है और अगले ही दिन शिवा सुबह जाल लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही शिवा ने भिखारी के दिए हुए दाने नदी में डाल दिए और उस पर जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से जाल बहुत भारी लगने लगा। शिवा पूरी ताकत से जाल खींचने लगा और जैसे तैसे बहुत मेहनत करके जाल को बाहर निकाला। जाल को देखकर उसकी आंखें तो चमक गई। जाल में बड़ी सी लाल मछली फंस गई थी। रंगा भी यह नजारा देख रहा था। रंगा की आंखें तो आश्चर्य से फट पड़ी। रंगा के मन में तभी एक विचार आया। अगर मैंने ये लाल मछली चुरा ली तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस बूढ़े शिवा से मुझे ये मछली चुरा लेनी चाहिए। ऐसा कहकर रंगा शिवा के पास चला जाता है। शिवा तो जैसे तैसे मछली घर लेकर जा रहा था, तभी शिवा को रंगा पीछे से धक्का देता है। शिवा नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी शिवा लोगों से, बचाओ बचाओ, ये रंगा मेरी मछली लेकर भाग रहा है, बचाओ, कोई है। शिवा की आवाज दूर दूर तक सुनाई ना देने के कारण उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में मोती भागते हुए शिवा के पास चला आता है और रंगा के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रंगा के ऊपर मोती झपट पड़ा। मोती ने रंगा को बहुत जगह काट लिया। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। रंगा दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उसका चिल्लाना सुनकर लोग जमा हो गए और लोगों को सच पता चलने के डर से रंगा लाल मछली वही छोड़कर भाग गया। शिवा भी वहां पहुंच जाता है। लोगों ने उस मछली को उठाकर शिवा को सौंप दिया। शिवा मछली को देख, मछली बहुत बड़ी है, इसे 2-3 हिस्सों में काटकर अगर मैं बाजार में बेचूं तो इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। शिवा मछली को लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही शिवा मछली को काटता है तो उसके पेट में लाल रंग का एक चमकदार हीरा होता है। वो देख शिवा मन ही मन, हे भगवान, ये इतना कीमती हीरा इस मछली के पेट में कैसे आया होगा? इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये जरूर उस भिखारी के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस हीरे का एक हिस्सा मैं उस भिखारी को देकर आऊंगा। ऐसा सोचकर शिवा उसी जगह चला जाता है जहाँ वो भिखारी उसे मिला था। मगर उस जगह पर अब कोई नहीं था। वहाँ तो बस शिवा की फटी हुई चादर ही पड़ी हुई थी। शिवा ने लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक यहाँ पर किसी भिखारी को नहीं देखा। तो फिर वो भिखारी कौन था जो मुझे दिखाई दिया मगर लोगों को नहीं दिखाई दिया? क्या स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन देकर मेरी मदद की? अगर सच में ऐसा होगा तो उन्होंने मेरा नसीब ही चमका दिया है। ऐसा कहकर शिवा मन ही मन भगवान का धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद शिवा की जिंदगी ही बदल गई। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी उमा के साथ और कुत्ता मोती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ दिन दुखियों के दिल खोलकर मदद करने लगा था। इस तरह से शिवा का लाल मछली के कारण पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया था। गरीब की किस्मत इस तरह से बदल भी सकती है, इस पर अब शिवा का विश्वास हो गया था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करके अपना काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। अगर हमने हमारा काम अच्छी तरह से किया तो हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। श्री रामपुर नाम के गांव में मोना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी रमेश एक बड़े कंपनी में काम किया करते थे और माँ सुशीला घर की भागदौड़ संभाला करती थी। मोना को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उसके माता पिता हमेशा परेशान रहा करते थे।
एक दिन मोना के लिए संजय नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा होने के साथ साथ गुणी और सुशील भी था। संजय अपनी माँ शारदा के साथ मोना को देखने आता है। तभी रमेश जी, आइए आइए, बैठिए। नमस्ते। आइए ना बहन जी। नमस्ते सुशीला जी। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुशीला बहन, लड़की को बुलाइए ना। मैं तो लड़की को देखने के लिए कब से बेताब हूँ। जी शारदा जी, अभी बुलाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला मोना को आवाज देती है। मोना, बेटी मोना। जैसे ही मोना बाहर आती है, सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। मोना दिखने में बहुत खूबसूरत थी। संजय मोना को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। उसे मोना बहुत पसंद आती है। मोना सबके सामने आकर चाय नाश्ता देती है और उनके सामने बैठ जाती है। उसे देख शारदा, बेटी यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। मोना शारदा के पास बैठ जाती है। शारदा मोना से कुछ बातें करती है। तभी घर वाले मोना और संजय को अकेले बात करने के लिए भेज देते हैं। संजय मोना से, जी आपको क्या काम करने में रुचि है? वैसे तो मैं सभी काम करती हूँ, मगर मेरा सबसे फेवरेट काम है ऑफिस का काम। मुझे ऑफिस का काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं सुबह शाम आइसक्रीम खा सकती हूँ। अच्छा, आइसक्रीम आपको इतनी पसंद है? जी। संजय और मोना थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं और नीचे आते हैं। तभी सुशीला मोना से, बिटिया तुम्हें लड़का पसंद तो है ना? मोना शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तभी शारदा अपने बेटे संजय से, तुम्हें लड़की पसंद है संजय? हाँ माँ। संजय के हाँ कहते ही सुशीला सभी का मुंह मीठा करती है। कुछ ही दिनों बाद संजय और मोना की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब सही चल रहा था, मगर मोना की आइसक्रीम खाने की आदत ससुराल में नहीं छूट पाई थी। ये देख शारदा चिंतित रहने लगी। शारदा एक दिन मोना से, अरे बहू, थोड़ा आइसक्रीम कम खाया करो। हमारे घर में दूसरा भी कुछ खाने के लिए बनता है, उसे खाया करो। सासू माँ, आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी चीज तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं हर रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ। हाँ, वो तो दिखता है, मगर तुम्हें पता भी है इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? सासू माँ, इसके नुकसान के बारे में क्यों सोचती हो आप? ये सोचिए ना, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है जिसे कितना भी खाओ मन ही नहीं भरता। बहू, जब तुम्हें जुकाम, मोटापा या फिर सिर दर्द होगा ना, तब पता चलेगा। जबकि तब देखेंगे सासू माँ। मैं तो इस दुनिया में आइसक्रीम खाने के लिए ही आई हूँ। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाने दो, मैं मेरा काम करती हूँ। शारदा वहाँ से चली जाती है। शारदा बेचारी आए दिन अपने बहू को बहुत समझाती है, मगर मोना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और अपनी सास की बातें टाल देती थी। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वक्त बीतते जाता है। धीरे धीरे मोना के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, मगर मोना उस बात पर ध्यान ही नहीं देती और आइसक्रीम खाती रहती है। धीरे धीरे उसका वजन बहुत बढ़ जाता है। उसका बढ़ता हुआ वजन देख संजय एक दिन मोना से, अरे मोना, जरा खुद की ओर तो देखो, कितनी मोटी लग रही हो तुम। संजय जी, आप और आपकी मम्मी हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं इतनी सी मोटी क्या हो गई? आप तो मुझे बहुत बोलने लगे हैं। मैं तो हर रोज आइसक्रीम खाऊंगी। मोना, तुम्हें आइसक्रीम खाना थोड़ा कम कर दो, नहीं तो तुम्हें शुगर और हार्ट की बीमारी हो जाएगी। आप खामखा ही इतना डर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मोना, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना। आप मेरी टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी। संजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। मोना दोपहर के समय आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी उसे अचानक से चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सास मोना को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। वो जल्दी से संजय को फोन करती है और खुद मोना को उठाकर अस्पताल में लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में संजय अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके उसके कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में डॉक्टर को मोना का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये देख डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? जी, उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहू हर रोज आइसक्रीम खाती है और यूं कहिए ना
कि उसे आइसक्रीम के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शायद इनके आइसक्रीम की आदत ही इनकी शुगर लेवल बढ़ने का कारण है। अगर आप उन्हें सही सलामत चाहते हैं तो आपको उनकी ये आदत छुड़वानी होगी। जी डॉक्टर, मैं उसे कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर संजय मोना से मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है। संजय कमरे में जाते ही मोना से, मोना, तुम्हें अभी भी आइसक्रीम खानी है तो बताओ मुझे, मैं अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। कौन सी लाऊं बताओ जरा, वेनिला लाऊं, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच? हाँ, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा डॉक्टर ने? तुम्हारी ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई है और अब तुम आइसक्रीम तो क्या मीठा तक नहीं खा सकती। क्या? संजय की बात सुनकर मोना जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख संजय मोना से, मोना, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। हमने तुम्हें कितना समझाया मगर तुमने हमारी एक ना सुनी। मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं आइसक्रीम नहीं खा सकूंगी इसलिए रो रही हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा? ऐसा कहकर संजय मोना के साथ घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोना आइसक्रीम खाने की आदत छोड़ने की बहुत कोशिश करती है। उसके साथ ही वो प्राणायाम और डेली एक्सरसाइज भी करने लगती है। उससे उसका शुगर लेवल कम होने में मदद होती है। साथ ही साथ मोना का मोटापा कम हो रहा है, ये देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो संजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो संजय से, संजय जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ कहो मोना, क्या बात है? संजय जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। मोना, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं तो आज ऑफिस में मिठाई बांटूंगा। माँ, माँ। संजय ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है। उनके घर में जैसे खुशहाली छा जाती है। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजय मोना के साथ एक शादी में चला जाता है। वहाँ से लौटते समय उनके कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ संजय को जल्दी होश आ जाता है, मगर मोना को होश ही नहीं आता। उसकी शुगर की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन क्रिटिकल बन जाती है। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर, मोना की तबीयत कैसी है अभी? उनकी तबीयत तो थोड़ी क्रिटिकल ही है। वो प्रेग्नेंट होने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और शुगर की वजह से उनकी ब्लीडिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संजय जी, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है हमें उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी करनी होगी। आपका साइन लगेगा हमें। जी डॉक्टर साहब, अभी करता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर उनके सामने पेपर रख देते हैं और संजय जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर देता है और डॉक्टर मोना की प्री मैच्योर डिलीवरी कर देते हैं। तभी मोना की सास शारदा अस्पताल में आ जाती है। पूरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और संजय से, मुबारक हो संजय जी, आपको बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों सही सलामत है। बच्ची अभी कम महीने की होने के कारण हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संजय और शारदा मोना के पास चले जाते हैं। दोनों को देख मोना बहुत खुश हो जाती है। तभी शारदा मोना से, बहू तुम माँ बन गई हो और मैं दादी बन गई हूँ। मोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख शारदा मोना से, आज के बाद बिल्कुल नहीं रोना, समझी? माँ जी, मेरी वजह से मेरी बच्ची आज इस मुसीबत का सामना कर रही है। मैं आज के बाद आप सबकी बातें मानूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। अरे बहू, छोटी छोटी बातें तो वही भूल जानी अच्छी होती है। मैं तो कब की भूल गई और तुम भी जल्दी से घर आ जाओ, समझी? हाँ माँ जी। कुछ दिनों बाद मोना अपने बच्ची को लेकर घर आ जाती है। सब घर के सदस्य मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। उस दिन से मोना अपने परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। साथ में ही मोना अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को त्याग देती है और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ बातें बड़ों की मानकर अपने जीवन का भला हो सकता है। कौन सी भी चीज ज्यादा मात्रा में खाने से अपने शरीर को हानि हो सकती है। इसीलिए कोई भी चीज एक लिमिट तक ही खानी चाहिए।